विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग बातचीत कर रहे थे श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास राग दरबारी पर। और हमने अ, समझने का प्रयास किया वैद्य जी के चरित्र को, रंगनाथ के चरित्र को, उनके बेटों के चरित्र को, और छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज की सारी हकीकत को, और श्रीपालगंज की ये कहानी भारतीय गांव की कहानी है जो जिसे हम किसी भी भारतीय गांव से जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद का ये समय जो किस प्रकार से विडंबनाओं से गुजर रहा था। और आज आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के गांवों में काफ़ी कुछ बदल चुका है। अब कितना बदला नहीं बदला उसके बारे में हम अलग से बातचीत करेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ बदला है। सड़कें बनी है, तमाम चीज़ें आई हैं, लोगों की आर्थिक स्थितियाँ बदली है। गांव से लोग शहर निकले हैं, उनकी ज़मीनों के दाम भी बढ़े हैं, आर्थिक स्थितियों में भी सुधार हो रहा है, शिक्षा और तमाम चीज़ों का प्रचार प्रसार हुआ है। और प्राइवेट और सरकारी के बीच का द्वंद्व भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार बढ़ रहा है। तो शिपालगंज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। और यहाँ रंगनाथ आता है, और किस तरह से रंगनाथ अपने स्वास्थ्य के लिए आता है, लेकिन वैद्य जी उसे तमाम तरह की चीज़ें बताते हैं, और उन चीज़ों के माध्यम से कैसे वो नौजवान लड़का जो सिर्फ किताबों की दुनिया जानता है, जिसे दुनियादारी की तमाम चालाकियां नहीं पता है, और किस तरह से वो कहां से कहां पहुंच जाता है। ये उपन्यास कुछ ऐसी ही विडंबनाओं, ऐसे ही चीज़ों को हमारे सामने रखता है। और कहते हैं ना कि मतलब जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, और जो लोग, कहने का मतलब है कि जो दुनियादारी समझते हैं, शर्तिया शा शार्प होते हैं, और झूठ बोलना जिनका शगल होता है, और जो अपना फायदा कैसे निकालना है, अपना काम कैसे निकालना है, इन सारी चीज़ों को समझते हैं, उनके लिए जिंदगी की यात्रा कितनी सरल और उपयोगी या उपयुक्त होती चलती है। इस सिलसिले में शिपालगंज की कहानी देखिए। शिपालगंज गांव था, पर शहर से नजदीक और सड़क के किनारे था, इसलिए बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को यहाँ तक आने में कोई सिद्धांत की एतराज नहीं हो सकता था। कुओं के अलावा वहाँ कुछ हैंडपंप भी लगे थे, इसलिए बाहर से आने वाले लोग प्यासे प्यास लगने पर अपनी जान को खतरे में डाले बिना वहाँ पानी पी सकते थे। खाने का भी सुविधा था, वहाँ के छोटे मोटे अफसरों के लिए कोई न कोई निकल ही आता था, जिनके ठाट बाट देकर वहाँ वाले उसे परले सिर पर बेईमान समझे, पर जिसे देखकर वे बाहरी लोग आपस में कहते कितना तमीजदार है, बहुत बड़े खानदान का लड़का है, देखो न इसे, चीको साहब की लड़की ब्याही है। इसलिए भूख लगने पर अपनी ईमानदारी को खतरे में डाले बिना वे लोग वहाँ खाना भी खा सकते थे। कारण जो भी रहा हो, पर मौसम में शिपालगंज में जननायकों और जनसेवकों का आना जाना बड़े जोर से शुरू हुआ था। उन सबको शिपालगंज के विकास की चिंता थी, और नतीजा यह होता था कि वे लेक्चर देते रहते थे, है ना। मतलब नेता नगरी के लिहाज से भी ये गांव नजदीक था। सड़कें थी, सारी सुख सुविधाएं थी, और तमाम तरह की स्थिति थी, और वैद्य जी वहाँ थे, तो उसी बहाने लोग आते जाते थे, वैद्य जी को भी बुलाते थे। और तमाम लोग बड़े बड़े भाषण दे करके, बड़ी बड़ी बातें बोल करके निकल जाते थे, जैसा कि नेता लोग अक्सर करते हैं। एक डिफरेंट टाइप का नैरेटिव क्रिएट करके लोगों को उस हवा में डाल करके अपना काम कैसे निकालना है, कैसे भ्रमित करना है जनता को, इस बात की जो गारंटी है ना, वो नेताओं में बहुत सलीके से भरी होती है। और वो अपने पावर, पैसा और उस पोजीशन के दम पर कैसे हवा को अपनी तरफ बदल देते हैं, डरा धमका करके भी, प्यार से भी, पैसे के दम पर भी, पावर, पोजीशन, सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। जिसे जिसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, प्रेम और युद्ध में हर चीज जायज है, उसी तरह से राजनीति में भी हर चीज जायज है। वही वाला सूत्र अपना करके किस तरह से एक नया सूत्र क्रिएट करने की एक जो पॉलिटिक्स होती है,
उसके विविध और विभिन्न आयामों की हम सच्चाई के साथ और वास्तविकता के साथ अगर पड़ताल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। आज के भी हमारे जो नेता लोग हैं, उनकी राजनीति के जो अखाड़े हैं वो सिर्फ उनके लिए हैं, और हमारे जैसे उनके जो फॉलोवर्स हैं, पिछलग्गू हैं, किस तरह से हर बार ठगे जाते हैं, हर बार इसी तरह से अकेले और असहाय रह जाते हैं। वे लेक्चर गजहों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प थे, क्योंकि इनमें प्राय शुरू से ही वक्ता श्रोता को और श्रोता वक्ता को बेवकूफ मानकर चलता था, जो कि बातचीत के उद्देश्य में गजहों के लिए आदर्श परिस्थिति है। फिर भी लेक्चर इतने ज़्यादा होते थे कि दिलचस्पी के बावजूद लोगों को अपच हो सकता था। लेक्चर का मज़ा तो तब है जब सुनने वाले भी समझे कि यह बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। पर कुछ लेक्चर देने वाले इतनी गंभीरता से चलते कि सुनने वाले को कभी-कभी लगता यह आदमी अपने कथन के प्रति सचमुच ईमानदार है। ऐसा संदेह होते ही लेक्चर गाढ़ा और फीका बन जाता था, और उसका असर श्रोताओं के हाजमे के बहुत खिलाफ पड़ता है। ये सब देखकर गंजों ने अपनी अपनी तंदुरुस्ती के अनुसार लेक्चर ग्रहण करने का समय चुन लिया था। कोई सवेरे खाना खाने के पहले लेक्चर लेता था, कोई दोपहर को खाना खाने के बाद। ज्यादातर लोग लेक्चर की सबसे बड़ी मात्रा दिन के तीसरे पहर ऊँघने और शाम को जागने के बीच में लेते थे। यानी जो गधे मतलब जो फालतू लोग हैं, जो कि जिनको अपना काम निकालना है, उनके लिए इस प्रकार का तो माहौल अच्छा रहता है हमेशा ना। आज भी आप देखिए कि नेताओं के पीछे वो लोग ज्यादा घूमते हैं कि जिनको अपना काम निकालना होता है, या जो वहां पर कुछ अवसर की तलाश कर रहे होते हैं, किसी न किसी रूप में अपनी एक अलग दुनिया का निर्माण कर रहे होते हैं, है ना। और कहते हैं कि जो शार्प होते हैं, शातिर होते हैं, झूठ मक्कारी उन तमाम चीजों के बहुत बड़े माहिर कलाकार खिलाड़ी होते हैं। और जो सलीके से चलना चाहता है, सही तरीके से चलना चाहता है, वो आमतौर पर राजनीति का रास्ता कम ही अपनाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जो जो फेंकने का जो सिलसिला था, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत लंबा फेंक रहा है भाई, ये जो लंबा फेंकने का जो सिलसिला है ना, बड़ा अजीब है। उन दिनों गांव में लेक्चर का मुख्य विषय खेती था। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि पहले कुछ और था। वास्तव में पिछले कई सालों से गांव वालों को फुसलाकर बताया जा रहा था कि भारतवर्ष एक खेती हर देश है। गांव वाले इस बात का विरोध नहीं करते थे, पर प्रत्येक वक्ता शुरू से ही ये मानकर चलता था कि गांव वाले इस बात का विरोध करेंगे, इसलिए वे एक के बाद दूसरा तर्क ढूंढ कर लाते थे और ये साबित करने में लगे रहते थे कि भारतवर्ष एक खेती हर देश है। इसके बाद वे ये बताते थे कि खेती की उन्नति ही देश की उन्नति है। फिर आगे की बात बताने के पहले ही प्राय दोपहर के खाने का वक्त हो जाता था, और तमीजदार लड़का जो बड़े संपन्न घराने की औलाद हुआ करता था और जिसको चीको साहब की लड़की ब्याही रह जाती रहा करती थी, वक्ता की पीठ पर कपड़ा खींचकर इशारे से बताने लगता कि चाचा जी खाना तैयार है। कभी कभी कुछ वक्तागण आगे की बातचीत बता ले जाते, और तब मालूम होता है कि उनकी आगे की और पीछे की बात में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि घूम फिर कर बात यही कहनी थी कि भारत एक खेती हर देश है। मैंने कहा ना, किसानों को किस प्रकार से खेती किसानी को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन आपके बेटे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और हम सारी उम्र खेती ही करेंगे और खेती में ही लूट पिट करके खत्म हो जाएंगे, और गरीबी में जीते हुए गरीबी बच्चों पर थोप करके वापस इस संसार से किसान चला जाता है। उसकी आर्थिक जो स्थिति है उसमें जो परिवर्तन होना चाहिए, उसमें जो चेंज होना चाहिए, शायद उसके लिए इस सिस्टम में बैठे जो ऊपर बैठे लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, क्योंकि वे अपना राजनीति का जो कारोबार है उसको चलाने के लिए, कि किस प्रकार से हमारी राजनीति का कारोबार हमेशा ऐसे ही चलता रहे और हम इससे अपने आप को बाहर नहीं निकालें। लेक्चरों की कमी विज्ञापनों से पूरी की जाती थी, और एक तरह से शिपालगंज में दीवारों पर चिपके या लिखे
विज्ञापन वहाँ की समस्याओं और उनके समाधानों का सच्चा परिचय देते थे। मिसाल के लिए समस्या यह थी कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है और किसान बदमाशी के कारण अधिक अन्न नहीं उपजाते। इसका समाधान यह था कि किसानों के आगे लेक्चर दिया जाए और उन्हें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाए। उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते हो तो देश के लिए करो। इसी से जगह जगह पोस्टर चिपके हुए थे जो काश्तकारों से देश के लिए अधिक अन्न पैदा कराना चाहते थे। लेक्चरों और तस्वीरों का मिला जुला असर काश्तकारों पर बड़े जोर से पड़ता था और भोले से भोले कला काश्तकार भी मानने लगता था कि कुछ न को हो, देश के लिए हमें अन्न पैदा करना है। कहते हैं ना कि आप मतलब इसे अन्नदाता किसान को कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है कि वो अन्न पैदा करता है इसीलिए सभी लोग खाते हैं। लेकिन जो अन्न पैदा कर रहा है उसी के बच्चे, उसी की जिंदगी गरीबी और अभाव की शिकार है। तो खेती किसानी वैसे भी खत्म होती जा रही है। हमने पढ़ा ना गोदान में भी 1936 में लिखा हुआ प्रेमचंद का उपन्यास कि होरी जो उसका नायक है वो किस प्रकार से किसान से धीरे धीरे मजदूर हो जाता है। ये सामंती समय की कहानी थी। लेकिन जब हम लोकतंत्र में आ जाते हैं तब भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती, बहुत सारी चीजें मिलती है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए निश्चित रूप से उन्हें नहीं मिल पाती। इसीलिए उन सारी सुविधाओं से, उन सारे अधिकारों से जैसे वंचित से लगते हैं। ठीक है, तो इसमें यही सारा कुछ है कि किस प्रकार से किसानों को किस तरह से भ्रमित करने की जो पूरी परंपरा रही है और कैसे उनके श्रम का दोहन किया जाए, उन्हें लूटा जाए और उन्हें अपनी ही जमीनों से बेदखल किया जाए, ये सारा जो खूब कार्यक्रम चलता रहा है। और अब हमने कहा ना कि सामंती व्यवस्था से हम पूंजीवादी व्यवस्था में आए, तो पूंजीवादी व्यवस्था में तो आप जानते ही है हर चीज का आधार सिर्फ धन और पूंजी है। वहां हर चीज को सिर्फ और सिर्फ धन के मार्फत ही तोला जाता है, समझा जाता है। तो वहां पर भी अगर खेती किसानी में लाभ हो रहा है तो उसको प्रमोट किया जाएगा, अगर उससे घाटा हो रहा है तो व्यापारी बिजनेसमैन क्यों करेगा उसको? क्योंकि यहाँ तो सारा कारोबार नफे पर भी चलता है। आपके लाभ पर ही सब कुछ चलता है। अगर आपको घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो फिर आप उस कारोबार को या तो बंद कर देंगे या वहां से पूंजी निकाल करके आप किसी दूसरे कारोबार में उस पैसे को लगा देंगे। बस यह भी यही होता है। तो हमने कहा ना कि शिपालगंज की जो कहानी है, जो राग दरबारी का मतलब है कि राजा की जो प्रशंसा करने वाला होता है, जो सरकार की जो जो गोदी मीडिया आजकल करता है कि वाह वाह करना है, वाह वाह करना है। गंगा कुंभ चल रहा है अभी और किस प्रकार से भगदड़ हुई थी वहां पर और कितने सारे लोग मारे गए। लेकिन गोदी मीडिया ने उसको कभी मुद्दा नहीं बनाया क्योंकि वो सरकार के साथ रहना है, उसको वही सब सुविधाएं लेनी है। और यही अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती तो पूरा हाहाकार मच जाता, सड़क पर आ जाते लोग, देशद्रोह न जाने क्या क्या बातें होने लगती जिनका कोई अंत ही नहीं है। और यहाँ कहा जा रहा है कि कुंभ में जो लोग मारे गए उनको तो मुक्ति मिल गई है। अरे उनको मुक्ति मिल गई तो आप ही जाकर के क्यों नहीं मर जाते? तो जब आपकी सत्ता होती है, जब आपका सिस्टम होता है तो किस प्रकार से आप सिस्टम के साथ सुर मिलाते हैं। लेकिन जब दूसरा सिस्टम में होता है तो वो उसका जो सारा काम है वो गलत हो जाता है। क्योंकि राज हमें करना है भाई, हम तो राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं और हम राज करते रहेंगे। राज करना ही हमारा काम है। और तुम सारी उम्र मजदूरी करते रहो, तुम सारी उम्र हमारी सेवा करते रहो, क्योंकि तुम तो इसीलिए धरती पर पैदा हुए हो। और मनु महाराज ने मनुस्मृति में पहले ही कह दिया है कि तुम तो हमारे चरणों से पैदा हुए हो, तो तुम्हें तो हमारी सेवा करनी है। तो इस तथ्य को भी समझने की आवश्यकता है और इसकी भी पड़ताल करने की आवश्यकता है। वीडियो पूरा देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए और नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।